नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी घटनाओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, कलाकारों के बारे में, निर्देशकों के बारे में, कथा, पटकथा, गीत, संगीत आदि के बारे में और सिनेमा से जुड़ी घटनाओं के बारे में जो अक्सर कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी सुर्खियाँ बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से सिनेमा, हमारा भारतीय सिनेमा हमारी एक फ़िल्म की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। फ़िल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स और जैसा कि आप सब जानते होंगे शायद कि कश्मीर फाइल्स अभी हाल ही में समाप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में जो कि गोवा में हुआ था, वहाँ पर उस फ़िल्मोत्सव की जूरी के अध्यक्ष जो थे नदाव लापिड जो कि एक इज़राइली फ़िल्मकार है, उन्होंने उस फ़िल्म पर बहुत तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म एक वल्गर प्रोपेगेंडा फ़िल्म है और इसको फ़िल्म के इस कॉम्पिटिटिव सेक्शन में शामिल किया जाना नहीं चाहिए था, ये इनएप्रोप्रिएट है उसके लिए, उन्होंने कहा। उसके बाद एक बहुत तगड़ा विवाद शुरू हो गया, बहुत काफ़ी राजनीतिक माहौल गरमा गया। लोगों ने इज़राइली फ़िल्मकार के मंतव्य पर, उनकी मंशा पर शक ज़ाहिर किया। फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोगों ने उनकी मंशा पर शक ज़ाहिर किया। कश्मीर फाइल्स से जुड़े जो लोग थे, फ़िल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, कलाकार अनुपम खेर और इज़राइली राजदूत तक ने कहा कि ये उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उसको लेकर के काफ़ी बहस-मुबाहिसा, काफ़ी गरमा-गर्मी हुई और आज हालाँकि अखबार में खबर छपी है कि जो नदाव लापिड के जो साथी जूरी मेंबर्स थे, जो कि विदेशी जूरी मेंबर्स थे, 3 जूरी मेंबर्स ने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि वो लापिड के इस बयान का समर्थन करते हैं या लापिड की इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं कि कश्मीर फाइल्स जो है, वो एक वल्गर प्रोपेगेंडा फ़िल्म थी। आपको याद दिला दें कि इस जूरी के जो एक भारतीय सदस्य थे, सुदीप्तो सेन, उन्होंने लापिड की टिप्पणी से नाइतफ़ाक़ी ज़ाहिर की थी। उन्होंने कहा था ये पूरी जूरी का फैसला नहीं है। तो इस बात के बाद आज हम बातचीत करने वाले हैं कश्मीर फाइल्स की वजह से ये जो प्रोपेगेंडा सिनेमा है, प्रोपेगेंडा सिनेमा क्या होता है दरअसल आज हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं और तरह से बीते कुछ वर्षों में या उससे पहले भी प्रोपेगेंडा सिनेमा क्या हमारी जनता के जो एक सोचने का तरीका होता है, उसकी जो एक ओपिनियन बिल्डिंग की एक क्षमता होती है, क्या उसको प्रोपेगेंडा सिनेमा किसी तरह से प्रभावित करता है सरकार के पक्ष में या विपक्ष में? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत विद्वान मौजूद हैं, जो कि सिनेमा को पढ़ने, पढ़ाने और सिनेमा में ही अपना जीवन जिन्होंने बिताया है, सिनेमा की समीक्षा करने में या सिनेमा बनाने में, सिनेमा को लिखने के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख साहब जो कि बहुत तजुर्बेकार फ़िल्म विश्लेषक हैं, वर्षों से सिनेमा के बारे में लिख रहे हैं, कई गंभीर किताबें लिख चुके हैं। मेरे साथ मैथिली राव जी मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही जानी-मानी फ़िल्म क्रिटिक हैं, बहुत समय से सिनेमा के बारे में लिख रही हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं मूलतः। मेरे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं जो कि हिंदी के बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से सिनेमा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसकी समीक्षा आम जनता तक पहुँचाते हैं। गौतम चटर्जी साहब हैं मेरे साथ जो कि एक फ़िल्मकार भी हैं और सिनेमा पर कई किताबें भी लिख चुके हैं और मेरे साथ धनंजय कुमार हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िलहाल एक फ़िल्म लेखक, पटकथा लेखक के तौर पर सक्रिय हैं और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं अजय जी आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ये जो कश्मीर फाइल्स का जो विवाद है, इसके बारे में ये जो टिप्पणी की नदाव लापिद में इस पर तो ख़ैर चर्चा काफ़ी समय से हो रही है जब से उनका बयान आया है। मैं आपसे थोड़ा ये चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि प्रोपेगेंडा सिनेमा होता क्या है? एक आम दर्शक इसको किस तरह से समझे? क्योंकि जब वो फ़िल्म देखने जाता है तो उसको तो ये मालूम नहीं है कि इस फ़िल्म में मुझे कहानी मिलेगी या कहानी की शक्ल में कोई नारेबाज़ी या कोई विचार मिलेगा। मेरा मनोरंजन होगा या मनोरंजन के साथ-साथ मेरी जो धारणा है उसको बदलने की भी कोई कोशिश की जाएगी। तो प्रोपेगेंडा सिनेमा क्या होता है? इसको आम दर्शक कैसे समझे? इसके बारे में आप ज़रा अगर हमें कुछ बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, अजय जी। जी, नमस्ते आप सभी को, पैनल के लोगों को, सदस्यों को और आम दर्शकों को जो ये देख रहे होंगे। प्रोपेगेंडा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पर हर फ़िल्म एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उसमें एक विचार व्यक्त किया जाता है, वह विचार निर्देशक का विचार होता है और वह सोच समझ कर एक स्क्रिप्ट तय करता है। यहाँ तक कि प्रेम कहानियों में भी ये प्रोपेगेंडा होता है। अब सवाल है कि कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में जैसे प्रोपेगेंडा उसको कहा जा रहा है,
उसके संदर्भ में अगर हम विचार करना शुरू करें तो भारत में प्रोपेगेंडा फिल्मों का इतिहास खोजना अगर आरंभ करें तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कुछ एक छिटपुट रूप से चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मुख्य रूप से और प्रबल रूप से सोवियत यूनियन और जर्मनी, इन दो जगहों पर प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गई और उसको प्रचारित किया गया। प्रोपेगेंडा फिल्म का एकमात्र जो मकसद होता है या उसके पीछे जो निर्दिष्ट होता है या जिसे आप समझ सकते हैं, वहां निर्देशक एक खास मंतव्य के साथ उस पूरी फिल्म की योजना बनाता है और वह चाहता है कि दर्शक उसके विचारों से प्रभावित हो, न सिर्फ प्रभावित हो बल्कि उसे अपना लें और उस विचार को प्रसारित भी करें। यह उसका मकसद होता है और अगर इसमें वह सफल होता है तो निश्चित रूप से आम समुदाय को प्रभावित करता है। कई बार असफल हो जाता है, कई बार वह पकड़ा जाता है। कश्मीर फाइल्स के मामले में हम दोनों तरीके की चीजें देख रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने अपना प्रभाव किया, प्रभावित किया लोगों को, दूसरी तरफ वो एक्सपोज भी हुए कि वे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और लगातार ताजा जो उन पर आक्रमण कह लें या आलोचना हुई है उनकी, वह भी इस बात को सत्यापित करती है कि यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। प्रोपेगेंडा फिल्म, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक खास विचार, एक खास सोच के साथ वह फिल्म बनाई जाती है और पहले से चली आ रही मान्यताओं में से किसी एक मान्यता, किसी एक धारणा को प्रबल तरीके से और लगभग तार्किक तरीके से पर्दे पर रखने की कोशिश की जाती है और दर्शकों को अपने फेवर में लाया जाता है ताकि वे उस विचार से प्रभावित होकर के वैसा ही व्यवहार कर सके। ये विचार को व्यवहार में बदलने की एक कोशिश होती है प्रोपेगेंडा फिल्म। और ताजा उदाहरण, जैसा कि सबको ही कह रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स है। और इम्बेडेड तरीके से प्रोपेगेंडा पिछले 6 सालों से चल रहा है और लगातार सत्ता की सोच, सत्ता की राजनीति और सत्ता की मानसिकता को फिल्मों के जरिए गाहे बगाहे व्यक्त किया जाता रहा है और किया जा रहा है, लेकिन इतने प्रखर और स्पष्ट रूप से पहले कभी नहीं दिखा था जैसा द कश्मीर फाइल्स में आया। और जिस तरीके से उसके समर्थन में एक खास राजनीतिक पार्टी और उसके नेता और यहाँ तक कि उनकी सरकार के लोग सामने आ गए, उससे और स्पष्ट हो गया कि वास्तव में यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म ही थी जिसका एक खास मकसद था। तो आम तौर पर समझने के लिए यही हो सकता है और यही आप समझें कि किसी एक खास विचार के साथ जब कोई फिल्म बनाई जाती है, और जरूरी नहीं है कि वह प्रबल या प्रचलित मान्यता हो, वह एक सीमित दायरे की मानसिकता होती है या सीमित समूह की सोच हो सकती है, लेकिन उसको, चूंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो सबसे ज्यादा गहरा और सीधा असर करता है लोगों पर, इस हिसाब से फिल्मों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सोवियत यूनियन और जर्मनी इसके बहुत ही ठोस उदाहरण है। भारत में उस तरीके से किसी राजनीति ने अभी तक ऐसा इस्तेमाल नहीं किया था जैसा कि अभी किया जा रहा है। जी अमिताभ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजय जी। मैं मैथिली जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बात अभी अजय ब्रह्मात्मक जी ने कही, और उससे ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा अपने आप में कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा जो है वो सिनेमा में होता ही है, हर फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। अजय जी कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये धारणा सही है या नहीं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पर आपकी क्या राय है। दूसरी बात ये कि अगर प्रोपेगेंडा अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, तो फिर क्या ये फिल्म मेकिंग का मसला है? जैसे कि कश्मीर फाइल्स के बारे में नादाव लापिड ने भी कहा कि वो उनका जो भी क्रिटिसिज्म है वो फिल्म की जो आर्टिस्टिक मेरिट है या जिस तरीके से वो फिल्म बनाई गई है उसके बारे में। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के बारे में कोई विचार नहीं दे रहा हूँ, कश्मीर की समस्या के बारे में, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वो हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा का मामला है, क्या ये ऐसा भी है कि हाँ कुछ ऐसा पॉजिटिव प्रोपेगेंडा किया जाए जिससे लोगों को कुछ अच्छी बातें समझ में आए? क्या ऐसा भी होता है सिनेमा के जरिए? मैथिली जी। हाँ, हेलो। अजय जी ने कहा कि वो
पर्सपेक्टिव में रखा है कि कौन सा प्रोपेगेंडा, आई मीन ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा और सटल प्रोपेगेंडा भी हो सकती है ना, जैसे यूरी में उसमें आखिर में यू सी द प्राइम मिनिस्टर को, एंड उसको वो हॉलीवुड फिल्म एक बनाई थी कैथरीन बिगलो, जो सद्दाम ये पाकिस्तान में छुपा हुआ था, तो उसको कैसे CIA ने ऑपरेटिव ने उसको ट्रेस करके वो इसको ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का, दैट अटैक। सो उसमें एक जगह भी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का एक झलक नहीं मिलती है, ये अकेली ऑपरेटिव और उसकी कलीग्स है। कोई भी कहाँ भी ओबामा नहीं दिखते हैं, कोई भी पॉलिटिकल फिगर नहीं दिखते हैं। तो वो एक सिंगल वुमेन्स, क्योंकि उनकी सुपीरियर्स बोलते हैं कि यू आर ऑन वाइल्ड गूस चेज, ये गिव इट अप, मगर वो परसिस्ट करके ट्रेस करती है अहमदाबाद में है। तो दैट इज ऑल्सो इन अ वे पर्सनल स्टोरी। उसमें तो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा नहीं है, मगर एवरीबडी अस्यूम्स कि बिन लादेन इज द पब्लिक एनिमी नंबर 1 दैट यूएस हैज टू गेट। एंड आपने सोवियत यूनियन की फिल्म्स बताए तो उसका जोक था बॉय गर्ल एंड ए ट्रैक्टर, तो उसका बॉय एंड गर्ल स्टोरी विथ ए ट्रैक्टर, कि उनका सोवियत एग्रीकल्चर उसका प्रोग्रेस के लिए ऐसे फिल्म्स बनाते थे। बट जर्मन फिल्म्स वर लिटिल मोर subtle, in the sense that German filmmaking technique was that way more subtle and evolved, because German expressionism and वो सब मिलके they have a narrative form that is 0 Dark 30 के बारे में बात कर रही हैं आपने जो रेफर किया। हाँ, so and मुझे फिल्म का नाम मैं जब यूरी देख रही थी मैं बोली कितनी फर्क है इसमें। यू सी मोदी के ऑफिस में ही इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग, जैसा उसी का ये सब एवरीथिंग इज ही इज डन, नॉट द कमांडोज ऑन द फील्ड जैसा। इसमें ही पता चलता है कि आज का माहौल में फिल्म मेकर्स अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको कैसा ये गवर्नमेंट और उसकी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने हैं। I mean, earlier also there's positive propaganda. आप देखिए दूरदर्शन की earlier time when हम लोग was introduced, it was based on the Mexican soap operas to send a social message. कि it was supposed to be for family planning, have smaller families, and मगर उसमें the message was not so obvious. We got so involved in the story of हम लोग का, तो वो भी एक तरफी प्रोपेगेंडा है। और अगर ऐसे देखे तो सब मसाला फिल्म्स में साउथ हो नॉर्थ हो किधर भी से आती है, तो उसमें स्पेशली व्हेन इट इज शोइंग फीमेल सब्जुगेशन का वो भी एक प्रोपेगेंडा ऑफ मेल पेट्रियार्कल वैल्यूज होती है ना। तो ऐसे इवन इफ यू डोंट वांट पॉलिटिकल, दैट इटसेल्फ बिकम्स पॉलिटिकल। ए पॉलिटिकल रहना भी एक पॉलिटिकल स्टेट। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ए पॉलिटिकल रहना भी एक पॉलिटिक्स है। जी हाँ, वो भी एक चॉइस है ना। यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन से पॉलिटिक्स, बट उसमें भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी एक फिलॉसफी है। तो ऐसे कि यू कांट डिसोसिएट पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी फ्रॉम एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फिल्म ही नहीं, कोई भी कम्युनिकेशन, आप एड भी देखिए उसमें भी आपको एक मैसेजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एड। उसमें भी आपको एक वैल्यू को प्रोपेगेट करते हैं ना। सो इसीलिए ना इसको जब इतनी ऑब्वियस हो जाती है, जैसे कश्मीर फाइल्स में, मैंने संजय काक this one documentary filmmaker, Kashmiri Pandit himself, he's written a long analytical piece Kashmir files के बारे में. It says while ये एक propaganda film में ये दिखाई देती है कि what is shown and how it is shown, दोनों में बहुत ये है। हाँ, if you show, ये जो आपने बात कही है, मैं
जी जी जी, मैथिली जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये जो व्हाट इज शोन एंड हाउ इट इज शोन, मैं गौतम चटर्जी साहब के पास चलता हूँ। गौतम जी, जो बात मैथिली जी कह रही थी कि सब कुछ पॉलिटिक्स है, यानी ए पॉलिटिकल होना भी एक पॉलिटिक्स है, और उसी पॉलिटिक्स के तहत सिनेमा और हर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं उससे गवर्न होता है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमें कुछ भी नहीं पसंद है, उनको भी, वो भी कहीं ना कहीं किसी न चीज को पसंद कर रहे होते हैं, या वो एक खास तरह की आइडियोलॉजी को या स्टेटस कोइज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप क्या मानेंगे, ये जो प्रोपेगेंडा सिनेमा को लेकर के जो विवाद उठा है कश्मीर फाइल्स के बहाने, आपकी इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? सभी को नमस्कार। मैं शुरू में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कुछ चीजें, और जो आपने पहले पूछा उसका उत्तर दे दें कि ये पॉलिटिक्स भी एक पॉजिटिव टर्म है, उसका कॉनोटेशन भले नेगेटिव हो गया हो, लेकिन ये पॉलिटिकल होना जो है, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स दोनों को हम लोग घाल-मिल कर दे रहे हैं। पॉलिटिक्स एक खूबसूरत चीज है, जब हम लोग सब्जी खरीदते हैं तो भी पॉलिटिक्स है, और जब हम लोग लिखते हैं तो भी पॉलिटिक्स है। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स एक दूसरी चीज होती है, उससे दूर रखने को शायद ए पॉलिटिकल कहा जाता है। कोई ए पॉलिटिकल हो नहीं सकता कभी जीवन में। अब हम आते हैं विषय पर कि ये जो प्रोपेगेंडा सिनेमा जिस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप किससे प्रोपेगेंडा सिनेमा कह रहे हैं, क्योंकि जो चीज प्रोपेगेट करने से प्रोपेगेंडा अगर होती हो और इसलिए प्रोपेगेंडा सिनेमा बोला जा रहा है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछले 4 दशकों से फिल्म की दुनिया में परिचय रखने के क्रम में मैंने कभी ये नहीं सुना कि प्रोपेगेंडा सिनेमा जैसी कोई चीज हो सकती है। हम लोग और कई विशेषण सुनते आए हैं, नॉयर फिल्म सुनते आए हैं, या हम लोग पैरेलल सिनेमा सुनते हैं, आर्ट सिनेमा सुनते आए हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा सिनेमा जैसी कोई चीज मेरी नजर में अभी तक पड़ी नहीं है, इसलिए मेरी निगाह भी नहीं बनी कि प्रोपेगेंडा सिनेमा जैसा कोई टर्म होता है। हाँ, ये है कि कोई चीज कभी कभी सत्ता के पक्ष या विपक्ष में होने से उसको लेकर विवाद होता है। जैसे मान लीजिए कि 75 में जब गुलजार की फिल्म आई आंधी, तो उसको उस पर बैन लगा, तो उसको लेकर विवाद हुआ। अब वो उस वक्त की सत्ता के एक तरह से देखा जाए तो खिलाफ थी, लेकिन जब फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों ने और क्रिटिक्स ने, सभी ने उसकी प्रशंसा की। उसकी प्रशंसा करने से उस समय की तत्कालीन सत्ता के विरोध में ये बात नहीं हो गया, है ना। तो उसी तरीके से ऐसी कई फिल्मों को हम लोग ले सकते हैं जिसको लेके विवाद हुआ है। विवाद का होना या हो जाना, या सत्ता के पक्ष या विपक्ष में बनाए जाना, ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं होती है। और दूसरी बात जो अब हम कहना चाहते हैं, पहली बात का अंत ऐसे करना चाहेंगे, दो ही तरह की फिल्में हो सकती हैं इतने तरह के विशेषणों के बावजूद, या होती भी है। एक है कमर्शियल सिनेमा जिसमें हम रियलिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा होता है क्लासिक सिनेमा जिसमें सिनेमाटोग्राफ का यूज किया जाता है। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं कि जो लापार्ट ने बोला, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, किंडरगार्टन टीचर आदि आदि, सिनोनिम्स जैसी, तो उन्होंने जो कहा वो फिल्म के क्रिटिसिज्म के तौर पर कहा, वो किसी देश या किसी मुद्दे को लेकर नहीं कहा। तो अगर हमारे, जैसे मैंने कहा कि अगर हम उसका विरोध करते हैं, बैन लगने का आंधी फिल्म का, तो वो सत्ता का विरोध करना नहीं हो जाता है, क्योंकि सत्ता ने बैन किया, या सत्ता का पक्ष लेना नहीं होता है। फिल्म क्रिटिसिज्म जो होती है, फिल्म को देखकर चाहे वो जूरी का मेंबर करे या अभी कोई सामान्य आदमी भी कहे, हर कोई बोलता रहता है मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब वो किसी का विरोध नहीं हो गया है, मुझे फिल्म अच्छी लगी, उसका पक्ष नहीं हो गया। फिल्म को देख के कोई भी कह ही सकता है, क्रिटिक उसको थोड़ा सा क्रिटिकली कहता है, जूरी उसको और एक दूसरी ऊंचाई से कहता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 87 में हम लोग श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पहले वहां आप जानती हैं होता था दिल्ली में जनवरी में, तो वहां पर जो जूरी के हेड थे वो थे लिंडसे एंडरसन। कॉम्पिटिटिव सिनेमा उसमें होता था और गोल्डन पीकॉक दिया जाता था। हम सभी लोग बैठे थे, मैं एक न्यूज़पेपर की ओर से ही था उसमें, 87 में इलस्ट्रेटिव वीकली की ओर से था, टाइम्स के। तो उसमें लिंडसे एंडरसन ने फाइनल एक ही सेंटेंस छोटा सा बोला था, नो क्वालिटी फिल्म्स। अब जितनी फिल्में आई थी कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, उसमें कोई फिल्म क्वालिटी फिल्म्स नहीं थी, और उसी बार से कॉम्पिटिटिव सेक्शन को हटाया गया और गोल्डन पीकॉक खत्म हुआ। तो इसको लेकर के लोगों ने लर्न किया, सीखा। चाहे वो अरुणा वासुदेव जी रही हो हमारी फिल्म क्रिटिक, उन्होंने फिर सिनेमाया जैसी पत्रिका निकाली और एक अलग से महिलाओं का, एशियाई फिल्मों का एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन तैयार किया। और उसी समय से 87 के बाद से ही जो फिल्मोत्सव था और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था, दोनों एक हो गया। बाद में शिफ्ट कर दिया गया अक्टूबर में और गोवा में होने के लिए।
और अभी मैं सुन रहा हूँ कि फिर कॉम्पिटिटिव हो गया है। लेकिन इस तरह से हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग को कोई फिल्म देख रहे हैं, एक आम दर्शक फिल्म देखता है, एक फिल्म क्रिटिक देखता है और दर्शकों की आंख को और इम्प्रूव कराता है, और जूरी जो देखती है वो फिल्म मेकर्स की या फिर फिल्म स्कॉलर्स की होती है, वो भी एक तरह से हमें बताती है कि फिल्म को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो हम लोग को फिल्म जब देख रहे हैं तो आर्ट के तौर पर ही उसको, आर्ट और एस्थेटिक्स की ओर से ही देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को लेकर के फेवर में बनाई है, किसी फिल्म को बैकअप किया है, तो वो विषय भी फिल्म में नहीं होता या फिल्म की आलोचना में नहीं होता। और अगर गवर्नमेंट के विरुद्ध भी कोई चीज बनी हुई है, जैसे अभी शेखर कपूर ने बनाई है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर और आंधी, कोई सत्ता के पक्ष में है तो कोई सत्ता के विपक्ष में है, तो उनका जो भी उद्देश्य रहा, लेकिन जब कोई फिल्म क्रिटिक इस पर लिखने जाएगा या जब कोई जूरी का मेंबर बोलेगा, जूरी हेड बोलेगा, वो फिल्म को लेके बोलेगा, फिल्म को आर्ट और एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा, उस पर कंटेंट या आइडिया अपने आप आ जाए। ठीक बात है। आपने जो विचार व्यक्त किया है, जी बहुत धन्यवाद गौतम जी। आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि प्रोपेगेंडा सिनेमा जैसी कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो होती नहीं है, या वो आइंस्टाइन के समय से लेकर आज तक कभी हुआ नहीं है। ये फिल्म की जो, सॉरी मैं ये जोड़ दे रहा हूँ कि आइंस्टाइन वगैरह ने जब फिल्म थ्योरीज बनाई थी, पुडोफ्किन वगैरह ने, उन समय से लेकर आज तक ये शब्द कहीं है नहीं है। ये इसमें जो ये प्रोपेगेंडा शब्द है, ये दरअसल मास कम्युनिकेशन का शब्द है। जब मास कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स बनाया गया, क्या क्या उद्देश्य होते हैं पत्रकारिता के, उसमें एक शब्द रखा गया प्रोपेगेंडा इन द पॉजिटिव सेंस। उसको हम लोग खराब यूज कर लिए तो नेगेटिव कॉन्नोटेशन हो गया है, वहां से ये शब्द आया होगा सिनेमा की जगह। जी नहीं, आपने ठीक कहा, आपकी राय अपनी जगह है। और मैंने शुरू में जब बात कही थी तभी मैंने कहा था कि क्या प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी होता है या हो सकता है, क्योंकि ये हम अभी तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉजिटिव हो सकता है। पारक साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि हमने जो गौतम साहब ने बात कही है वहां से चर्चा को एक बहुत इंटरेस्टिंग आयाम मिला है कि उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा जैसी चीज जो है, ये कम से कम जो फिल्म क्रिटिसिज्म की टर्मिनोलॉजी है या मेकिंग की टर्मिनोलॉजी है उसमें नहीं होती है। तो लेकिन आज हम जो देख रहे हैं प्रोपेगेंडा सिनेमा, जैसे कि अजय जी ने बात की, रूसी सिनेमा की बात की, या मैथिली जी ने बात की, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई एक तरीका है अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने का सिनेमा के थ्रू। और ये हम जानते हैं कि किस तरह से हिटलर और लेनिन दोनों ने अपने अपने देशों में किस तरह से सिनेमा के विभाग को मजबूत किया, किस तरह से बाकायदा एक खास नजरिए से फिल्में बनाई जाएं, उसको प्रोत्साहित किया। तो उसके बाद आप जो प्रोपेगेंडा सिनेमा को लेकर के बहस है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो वर्षों से सिनेमा को देखते परखते रहे हैं और उस पर काफी लिखते रहे हैं। तो आपका क्या नजरिया होगा, ये प्रोपेगेंडा सिनेमा जैसी कोई चीज होती है, नहीं होती है, ये अपने आप में कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, आवाज आ रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बहुत साफ आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। मैं ये तो मान सकता हूँ कि प्रोपेगेंडा फिल्म जैसी कोई फिल्मों का कोई प्रकार नहीं होता, ठीक है ना। हम जैसे फिल्मों के कई तरह के सोशल फिल्में हैं, ये जो है ड्रामा है, ये थ्रिल है, इस तरह कई तरह के विभाजन करते हैं। उस दृष्टि से देखें तो ऐसा कोई विभाजन, प्रोपेगेंडा जैसा कोई विभाजन शायद नहीं किया जाता। लेकिन ये कहना शायद ये भी उचित नहीं है कि फिल्में प्रोपेगेंडा के लिए नहीं बनाई जाती, फिल्में प्रोपेगेंडा के लिए बनाई जाती है। मैं इसे थोड़ा सा और अलग ढंग से कहना चाहूंगा कि कोई भी फिल्म और कोई भी कला, साहित्य कला जिसमें विचार होता है, चाहे साहित्य हो चाहे सिनेमा हो, वह जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है बहुत ही मूर्त रूप में, वो किसी न किसी तरह का प्रोपेगेंडा जरूर करती है। कोई न कोई उन विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाती है, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है। वह विचार जो है सत्ता के पक्ष में हो सकता है, वह विचार सत्ता के विरोध में हो सकता है, वो किसी चली आ रही परंपरा के विरोध में हो सकता है, वो किसी चली आ रही परंपरा के पक्ष में हो सकता है। यानी कि हमारा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के किसी न किसी पक्ष को लेकर फिल्म बनती है, और जब फिल्म बनती है तो उसके बारे में उसका एक नजरिया भी आता है सामने। इसलिए जब वो अपने नजरिए के साथ फिल्म लेकर आता है फिल्मकार,
तो एक तरह से वो चाहता है कि वो उसका नजरिया लोगों तक पहुंचे। सकारात्मक प्रचार का अर्थ यही है कि हर फिल्मकार को यह अधिकार है कि वो अपने नजरिए से चीजों को देखे और उसे अभिव्यक्त करे। समस्या क्या है कश्मीर फाइल्स के साथ, द कश्मीर फाइल्स के साथ? हर सिनेमा, हर कला की अपनी एक मर्यादा होती है, बल्कि कहना चाहिए कि उसके कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो सर्व स्वीकृत होते हैं। उसमें यह होता है कि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, सरकार का भी क्रिटिसिज्म करते हैं, समुदाय का भी कर सकते हैं, व्यक्तियों का कर सकते हैं, विचारों का कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा रहनी चाहिए। वो मर्यादा यह होती है कि आप नफरत और घृणा ना फैलाएं। नफरत और घृणा फैलाना जो है वो साहित्य और कला का कभी भी उत्कृष्ट मूल्य नहीं माना गया है। माना गया है कि अगर कोई रचना लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, लोगों के बीच में घृणा फैलाती है, आलोचना करना एक बात है और नफरत और घृणा फैलाना जो है वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये फिल्म की सबसे बड़ी सीमा यही है कि दरअसल ये बहुत ही सोच विचार कर नफरत और घृणा फैलाने का काम करती है। उसका आरंभ से लेकर अंत तक वो यही काम करती है। समाज में क्या हो रहा है उसकी आलोचना की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन नफरत और घृणा फैलाकर आप समाज के अंदर जो सद्भाव सौहार्द पैदा कर सकते हैं फिल्म के माध्यम से, वो नहीं कर रहे हैं। आप उसके उलट काम कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म होता है, सोसाइटी का क्रिटिसिज्म होता है, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होता है। आपने भी उदाहरण दिया है और लगातार दिया जाता रहा है कि जो हॉलोकास्ट है उस पर फिल्में बनी हैं और बहुत ही क्रिटिकली बनी है, लेकिन उनका मकसद यही बताना है कि जो हुआ वो गलत था और उस गलत का जवाब गलत नहीं हो सकता। उसका जवाब जो है नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। अगर हम इसे एक पुरानी कहावत के संदर्भ में कहा कि अगर आंख के बदले आंख ली जाएगी तो अंततः सब अंधे ही होंगे। तो ये फिल्म जो है, मेरा विचार ये है कि यह वल्गर प्रोपेगंडा, मतलब प्रोपेगंडा नहीं कहा गया है, वल्गर प्रोपेगंडा कहा, क्योंकि ये प्रेम और सद्भाव की बात, सौहार्द की बात, आलोचना की बात नहीं करती, बल्कि यह एक पूरी कम्युनिटी के विरुद्ध घृणा फैलाने की बात करती है। उनको हर चीजों के लिए जिम्मेदार बताया गया है और यह काम बिल्कुल वही काम है जैसे यहूदियों के विरुद्ध किया गया था जर्मनी में हिटलर के समय में। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी जर्मनी के लोग थे, उन्होंने मान लिया कि हमारी सारी तकलीफों का कारण यहूदी है और उसके बाद सत्ता के समर्थन में जो नरसंहार हुए, उस नरसंहारों का औचित्य जैसे मिल गया। यहाँ पर भी यही हो रहा है। ध्यान दें तो लेपिड ने एक बात अपने एक इंटरव्यू में वहां के हिब्रू पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये वास्तव में फासिस्ट फीचर्स है। यह एक तरह से फांसीवादी लक्षण है कि आप एक कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करें और उसके बाद में फिर उसके विरुद्ध कुछ भी करने का जो है एक लाइसेंस मिल जाता है। अभी मैं जिस शहर में हूँ, जोधपुर, वहां की मैं घटना सुनाता हूँ आपको। इसी फिल्म के संदर्भ में मेरी चचेरी बहनों से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि जब हम फिल्म देखने गए ये उत्सुकतावश, तो देखा कि वहां फिल्म के थोड़ी देर बाद में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मुसलमानों के विरुद्ध नारे लग रहे थे और मतलब बहुत ही भयानक स्थिति हो गई थी कि हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हम एक युद्ध के मैदान के बीच में फंस गए और जो दर्शक है वो दर्शक नहीं रह गए, बल्कि एक खास पार्टी के, एक खास विचारधारा के और एक खास समुदाय के विरुद्ध भीड़ इकट्ठा हो गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसके परिणाम यह हुआ कि जोधपुर जो लगभग शांतिपूर्ण रहता है, जहां दंगों का और उस तरह का कोई इतिहास नहीं है, वहां पर थोड़े दिनों बाद ही हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सिनेमा इस तरह की चीज करता है
तो वो अपने जो बुनियादी उद्देश्य साहित्य और कला का होता है उससे भटक जाता है। और वो इस तरह की भटकी हुई फिल्में जो बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी पारख साहब, आपने जो बात कही है मैं उसी थ्रेड को मैं आगे ले चलता हूँ। जी पारख साहब, आपने जो बात कही है कि सिनेमा अगर घृणा उत्पन्न कर रहा है तो वो जो कला का बुनियादी उद्देश्य है उससे कहीं भटक रहा है। मैं धनंजय जी के पास इसी थ्रेड को आगे, इसी विचार को आगे लेकर के चलता हूँ। धनंजय जी, आप फिल्म उद्योग में सक्रिय व्यक्ति हैं हम लोगों के बीच में, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो सिनेमा को लेकर के अभी पिछले कुछ समय में धारणा बनी है कि वो एक सिनेमा का एक खास हिस्सा, एक छोटा सा ही सही लेकिन एक खास हिस्सा एक खास तरह की विचारधारा को लेकर के काम कर रहा है, तो क्या ये है, आप मानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें किसी तरह के एक नकारात्मक कहना चाहिए उभार का संकेत है, या ये हमेशा से था और अभी कुछ ज्यादा तेज हो गया है? देखिए, ये नकारात्मक उभार है ये तो कह सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि कोई भी जो फिल्म की बात चल रही है, प्रोपेगेंडा अजय जी ने जहां से शुरुआत की, मैं भी नहीं मानता कि हर फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है ना। प्रोपेगेंडा मतलब क्या, अगर हिंदी बोले तो प्रचार करना है, तो प्रचार तो अच्छी बातों का भी प्रचार है, बुरी बातों का भी प्रचार है, प्रचार तो होना ही चाहिए। लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म जिसको कहते हैं, विज्ञापन फिल्म कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मार्केट में बेचने के लिए हम उसका विज्ञापन करते हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म दरअसल हुआ है। लेकिन फिल्म मूलतः एक कला है, और कला जो है वो कलाकार, वो कोई भी कलाकार अगर वो किसी दबाव या किसी लालच में अगर कोई फिल्म बना रहा है तो प्रोपेगेंडा फिल्म उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर दबाव और लालच के अलग हट करके, बियॉन्ड जा करके अगर कोई फिल्म इसलिए बनाई जाती है, समझिए सिंड्रेलर्स लिस्ट जो फिल्म बनी नाजियों और यहूदियों की जो कहानी है, जो हिटलर की कहानी है, उसमें तो एक जो वहां का व्यक्ति है, नाजी व्यक्ति है, व्यापारी है, उसने किस तरह से जान बचाई उतने सारे यहूदियों की, ये कहानी कह रही है, वो भी सच्ची कहानी है। जैसा कि हमारे फिल्मकार कह रहे हैं कि हमने क्या झूठ बनाया है ये बताइए, हालांकि झूठ मुझ पर ढेर सारा है, मैं ढेर सारा झूठ बता चुका हूँ 2 अपने आलेख में लिख करके उससे। अब सवाल है कि जो फिल्म बना रहे हैं आप, जो कला है, कला किसके लिए है? कला फाइनली मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जो मनुष्य के जीवन को बेहतर नहीं बनाए वो कला नहीं है, उसको काला कहते हैं। जो आपने कुछ भी किया हो, अगर आपके कृत्य से किसी का जीवन, आपका जीवन या किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं हुआ है तो क्षमा कीजिए, आप इंसानों में शामिल नहीं है। तो ये जो लेपिट ने जो कहा है, लेपिट साहब ने जो कहा है, वो बड़ा करेक्ट कहा है, और इसके पहले भारत में लोग कह चुके हैं। कोई पहली बार जो ये फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स की, उसकी आलोचना पहली बार नहीं हुई, इसके पहले भी आलोचना हुई और ढेर सारी आलोचना हुई, ढेर सारे विवाद हुए। जैसा कि पारख साहब ने कहा कि सिनेमा हॉल में जय श्री राम के नारे लगे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे। मैं जब फिल्म देखने गया तो ऐसा तो नहीं देखा, मुझे कहीं नारे नजर नहीं आए जब मैं फिल्म बैठ करके देख रहा था मुंबई के थिएटर हॉल में, और सबर्बन थिएटर हॉल था, जहाँ पे आप कह सकते कि लिए दर्शक नहीं है, वहाँ सामान्य दर्शक थे, पूरा हॉल भरा था, और मैंने देखा पूरे हॉल में शांति थी, न कोई विरोध में नारे लगा रहे थे, न कोई समर्थन में नारे लगा रहे थे। और उसको फिल्म की तरह लोगों ने देखा और समझने का प्रयास किया कि ये फिल्म जो है वाकई ऐसी फिल्मों को बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए। तो मेरा अपना नजरिया है कि ऐसी फिल्मों के निर्माण जो है लगातार होते रहे। प्रोपेगेंडा फिल्म तो बनती है, लोग अपने, चाहे आपने हिटलर की बात कही या अभी हॉलीवुड सिनेमा जो है जो कहाँ खड़ा, वो भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पर अगर अजय जी के शब्दों में कहे तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। जब किसी राजनीतिक विचारधारा को जबरन आप किसी फिल्म के माध्यम से थोपते हैं तो प्रोपेगेंडा फिल्म कहलाएगी, लेकिन फिल्म मूलतः प्रोपेगेंडा नहीं है, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा। और देखिए, फिल्म तो कोई भी फिल्म हो जो कैमरे से शूट कर दिया वो फिल्म है, वो आज शॉर्ट फिल्म में बना रहे हैं लोग, वो भी फिल्म है। लेकिन जब कहानी वाली फिल्म कर रहे हैं, फिक्शन कहते हैं, तो फिक्शन का मतलब होता है कि भले यथार्थ हो, लेकिन यथार्थ को लेखक अपने तरीके से रीबिल्ड करता है, फिर से गढ़ता है उसको, और उस गढ़ाव में जो अच्छी बातें हैं उसको उठाता है, जो बुरी बातें हैं उसको दबाता है। यही तो हम लेखक का दायित्व होता है। लेखक बेसिकली कोई कहानी क्यों लिख रहा है, केवल वो सच बयान करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, क्या इतिहासकार के तौर पे काम कर रहा है, या लेखक एक जो है प्रगतिशील नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर लेखक अपनी जिम्मेदारी प्रगतिशील नागरिक के तौर पे नहीं निभाता है तो क्षमा करें, वो लेखक नहीं है, सिनेमा का लेखक भी नहीं है।
और सिनेमा में एक और बात आती है कि सिनेमा चूंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है, केवल सच दिखाना जरूरी यहाँ नहीं है। यहाँ जरूरी है कि फिक्शनलाइज कीजिए, लेकिन वो सच के करीब हो, और वो सच के करीब जो हो वो ऐसा प्रभाव डाले जो जीवन में कोई भी दर्शक जो देख रहा है उस पर कुछ असर डाले, और असर जो डाले वो सकारात्मक असर डाले। अगर सकारात्मक असर अगर नहीं डालता है तो मुझे लगता है कि फिल्म का जो मूल जो है भाव होना चाहिए, या जो फिल्म का मूल जो प्रभाव होना चाहिए वो गलत प्रभाव है। और ऐसी किसी भी फिल्म का विरोध करना चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य होने के विपरीत लेके जाता है, जो मनुष्य को घृणा सिखाता है, जैसा कि पारेख साहब ने कहा। कोई भी फिल्म। जी धनंजय, धन्यवाद, धन्यवाद अपनी टिप्पणी के लिए। मैं अजय जी आपके पास आता हूं। जो बात पारेख साहब ने कही और धनंजय ने जिस चीज को आगे बढ़ाया, सिनेमा के असर की बात है, तो मुझे याद आ रहा है वो उरी एक फिल्म आई थी जिसमें नायक जो उस फिल्म का है वो अपने फौजी जवानों साथियों से कहता है हाउ इज द जोश, तो सब कहते हैं, सब बहुत जोश में एकदम जवाब देते हैं उसको। मुझे याद है ये नारा इतना पॉपुलर हो गया था, ये फिल्म का एक संवाद, कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो है उन्होंने इसको एक बैठक में एक सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा, पूछा, और उसके बाद से ये जो है ये एक सार्वजनिक क्या कहें कन्वर्सेशन का या बातचीत का एक इसमें इस्तेमाल होने लग गया था। तो जो सिनेमा के असर की बात है वो कहीं ना कहीं असर तो इतना दिखता है कि हाँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको अपना लेते हैं, चाहे वो भले आप देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ वो चीज अच्छी है, जैसे कि हमने कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में देखा कि प्रधानमंत्री के स्तर से इस फिल्म की जो है वो प्रशंसा की गई, इसका अनुमोदन किया गया और लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो इस फिल्म को देखे जा करके। और भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों ने, तमाम मंत्रियों ने इसके बारे में प्रचार किया, कहा कि इसको जरूर देखना चाहिए, और छुट्टियां तक दे दी गई, राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया फिल्म को। तो ऐसा उत्साह जो है वो किसी और फिल्म के लिए हाल फिलहाल में देखा नहीं गया था। इसका नतीजा ये भी हुआ कि फिल्म ने बहुत पैसे भी कमाए और लोगों के मन में वो बातें भी आई, जैसे कि पारेख साहब ने बताया, जो कि अपने आप में बड़ा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है कि हाँ आप देखने गए और वहां पर जो है वो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। उसका प्रतिफलन क्या हुआ कि जहां कोई मतलब सांप्रदायिक सोच नहीं थी, वहां दंगा जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो ये जो बात है, आपने जो बात शुरुआत की थी, आपने कहा था हर फिल्म में प्रोपेगेंडा है, जिसको कि धनंजय उससे असहमत हो रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो सकारात्मक प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से नकारात्मक प्रोपेगेंडा असर करता है कि हाँ लोगों में उत्तेजना आ जाती है, क्या सकारात्मक प्रोपेगेंडा उसी तरह से असर करता है कि मान लीजिए सरकार के पक्ष में कोई फिल्म बनाई गई, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है। अब टॉयलेट एक प्रेम कथा शीर्षक से ही लग जाता है कि हाँ इसमें कुछ जो है वो टॉयलेट को लेकर के बात की गई है, या कहानी को टॉयलेट के इर्द गिर्द बुना गया है, और वो सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये जो स्वच्छता मिशन जो है, उसमें कहीं ना कहीं सहायक है। तो क्या वो उस उद्देश्य को सफल बनाने में भी कहीं ना कहीं भागीदारी करता है? क्या इसका भी कोई मापक हम देखते हैं क्या? अजय जी, आवाज अजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब ठीक है। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सकारात्मक नकारात्मक तो आपके राजनीतिक सोच से आती है। जैसे धनंजय कह रहे हैं कि सकारात्मक होना चाहिए जी। कश्मीर फाइल्स भी अपने विवेक अग्निहोत्री के लिए सकारात्मक फिल्म है। आप कहाँ से देख रहे हैं चीजों को, ये बहुत जरूरी है। और जहां से आप देख रहे हैं उसके पीछे आपकी अपनी जीवनचर्या, आपके विचार, आपकी सोच और आपकी राजनीति प्रभावित करती है। न सिर्फ फिल्म, बल्कि हम जब लिख या बोल रहे होते हैं, जब हम क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, तब भी हमारा एक विचार काम कर रहा होता है और हम कहाँ से बोल रहे हैं। कुछ क्रिटिक ने कश्मीर फाइल्स की भयंकर तारीफ की है, उसकी सकारात्मकता की तारीफ की है, तो उसने बहुत जरूरी काम किया। लेकिन वही है कि मेरा यह कहना है कि जन हिताय जन सुखाय है कि नहीं है। और जैसा कि धनंजय अपनी ही बात में कह गए, थोड़ा सा उनके विरोधाभास उनकी बातों में था, अपनी ही बात कह गए कि मनुष्यता को समर्थन करे, तो वहां तो ठीक है कि मनुष्यता को समर्थन करे, लेकिन सकारात्मक नकारात्मक तो ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। हम जिसे सकारात्मक कह रहे हैं उनके लिए वो नकारात्मक है, वे जिसे सकारात्मक कह रहे हैं वो हमारे लिए पूरी तरह से नकारात्मक है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ज्यादा बड़े समुदाय के बीच में, व्यापक समुदाय, व्यापक जन के हित में वह फिल्म काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और एक प्रगतिशील विचार माना जाता है कि हम जहां हैं वहां से और बेहतर पोजीशन में आते हैं कि नहीं आते हैं, विचारों से, जीवन शैली से, व्यवहार से,
सोच से, सद्भाव से अगर आते हैं फिल्म के जरिए तो बहुत अच्छी बात है और उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन जैसी कश्मीर फाइल्स आई तो उसका विरोध भी होना चाहिए। और द कश्मीर फाइल्स के समय मैंने एक लंबा लेख लिखा था जहाँ पे द कश्मीर फाइल्स की पृष्ठभूमि की पूरी चर्चा की थी और मैंने इसको जोड़ा था आडवाणी की रथ यात्रा से, और वहां से लेकर के ये पूरी मुहिम चली थी जहां एक पड़ाव आता है द कश्मीर फाइल्स। अभी और भी आएंगी चीजें, द कश्मीर फाइल्स आखिरी नहीं है, हमें इसके लिए तैयार होना होगा। और मेरा तो जो विरोधी खेमा है या कह लें कि जिन्हें लगता है कि कश्मीर पर और अच्छी फिल्में आनी चाहिए, आ भी चुकी हैं फिल्में, उन फिल्मों को लेकर के सामने आना चाहिए। और न सिर्फ कश्मीर, पूरे भारत में इतने सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर फिल्म बननी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि विवेक अग्निहोत्री ने वैसे घोषणा कर दी है कि वो इस तरह बनाएंगे आगे कश्मीर पर। नहीं, वो तो वो अभी वो दिल्ली फाइल नहीं बन रही है, अभी वो वैक्सीन बार बना रहे हैं। नहीं, उन्होंने घोषणा की है कश्मीर पर उन्होंने कहा है कश्मीर अनसेंसर्ड की घोषणा उन्होंने की। जब ये आलोचना आई उनकी इस फिल्म को लेकर के नदाव लापिट की, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ मंतव्य जाहिर किया कि वो कश्मीर पर जो है वो बनाएंगे। और उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उनके पास तो इतना रिसर्च है कि वो कश्मीर पर ऐसी 10 फिल्में बना सकते हैं। जी, अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उनको बनाते रहना चाहिए। उन्होंने एक पकड़ लिया है दुकाठी अपने हाथ में और वो आग लगाते चलेंगे सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन दूसरा खेमा भी उतना ही तैयार और चौकस है और वो उनका विरोध करता रहेगा। तो ये लगातार बहस चलती रहेगी। लेकिन वही है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है क्या। अगर हम प्रोपेगेंडा फिल्म की सही पहचान आज के समाज में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कर पा रहे हैं और कश्मीर फाइल्स को किसी भी तरीके से बेहतर फिल्म मान रहे हैं, तो हम एक निगेटिव सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, हम मनुष्यता की हत्या कर रहे हैं और एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैला रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। और मैं आज भी अभी भी एडमिट हूँ इस बात पर और कहता हूँ कि हर फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हर फिल्म एक विचार है। वह विचार चाहे वो प्रेम का विचार हो या मनोरंजन का विचार हो, इस हिसाब से जी वही काम करता है, वो लगातार करता रहेगा। जी अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपने जो टिप्पणी की। मैं आपको बताऊं हमारे दर्शक जो है इस कार्यक्रम को कितनी गंभीरता से देखते हैं। मैं उनकी टिप्पणियां जब कभी पढ़ता हूं उसमें आलोचना भी आती है और उसमें कई बार आप लोगों की टिप्पणियों पर उनकी प्रति टिप्पणियां यानी उनके काउंटर कमेंट्स भी आते रहते हैं। हमारे एक दर्शक उन्होंने बहुत दिलचस्प शेर लिखा आप लोगों की बात सुनकर। उन्होंने कहा कि साहब जिन चिरागों से ताज्जुब का धुआं उठता हो उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से इशारों में कह रहे हैं कि ये जो इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाली फिल्में हैं अगर वो ना बने तो ज्यादा अच्छा है। एक और दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मिशन कश्मीर और हैदर जैसी फिल्मों के बारे में आपका क्या आप लोगों का क्या रुख रहेगा। तो मैं गौतम चटर्जी साहब के पास चलता हूं। मैं चाहता हूं कि वो इस बारे में कुछ बोले कि जो फिल्में बनी हैं हाल में, जैसे हैदर को लेकर बहुत आलोचना हुई, कहा गया कि वो जो है वो एक तरीके से विशाल भारद्वाज ने जो फिल्म बनाई वो एक खास नजरिए से बनाई, वो भी कश्मीर से जुड़ी फिल्म है, लेकिन उसमें दिखाया गया कि साहब किस तरह से सेना का मजाक उड़ाया गया है, किस तरह से वो जो शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है हैदर, वो किस तरह से चौक पर खड़ा होकर के नारे लगाता है, किस तरह से बातें करता है, वो पूरी फिल्म को लेकर के। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बातें आती हैं, दर्शक जो पूछते हैं या लोगों को लगता है कि भाई आप आज कश्मीर फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जो दूसरी तरह की फिल्म है जैसे हैदर फिल्म है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गौतम जी, आपकी क्या टिप्पणी होगी इस बारे में? गौतम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी अनम्यूट। मैं ये अनम्यूट कर लीजिए। माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, बल्कि नई बहुत सी फिल्में मैंने देखी है नहीं है। तो ये इसको आप हम मेरा इग्नोरेंस कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था या कहना चाहूंगा, अगर कोई मेरा सुझाव लेना चाहे तो, कि जो कुछ भी समाज में घटता है, जैसे राजनीतिक स्तर पर भी जो कुछ घटता है, उसका हमारे साहित्य, कला, कविता सभी चीजों पर एक असर पड़ता है। एक समय था जब आजादी के बाद बहुत सारी फिल्में थी जिसमें गांधी जी का प्रभाव हम लोग प्रायः देखते थे किसी न किसी बहाने।
गांधीयन थॉट आ जाता था, या उनका कुछ नहीं तो तस्वीर ही आ जाती। इवन 47 के पहले भी कई फिल्में जो 40s में बनी हैं, उसमें भी गांधीयन थॉट को हम लोग देखते हैं। तो राजनीतिक स्तर पर जो कुछ घटता है उसका असर साहित्य और कला पर भी हम पढ़ते देखे हैं, और बहुत उदाहरण है इसके। बल्कि ये तो हमने देखा कि साहित्य ही ऐसा कर सकता है, साहित्य और कला, जो राजनीति पर प्रभाव डाले। एक एग्जाम्पल है, जब पूरे विश्व युद्ध के दौरान चेम्बरलेन के पास आया कि अब अमेरिका पर बॉम्बार्डिंग की जाए, तो चेम्बरलेन ने कहा था कैसे अमेरिका पर हम बम बरसा सकते हैं, वो तो मार्क ट्वेन का देश है। तो ये कैसे कोई राष्ट्रपति या कह सकता है मार्क ट्वेन का देश है, वहां पर बम्बार्डिंग कैसे करे? या कोई प्रधानमंत्री जाकर के रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास बैठता है और उससे जीवन और दर्शन की बात समझता है? हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी हम देखते हैं कि जब सीपीएम का पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा वो था, प्रभुत्व था, ऐसे में कैलकाटा ट्रिलॉजी के तहत कैलकाटा 71 नाम से मृणाल सेन एक फिल्म बनाई थी, और वो पूरी तरह से कम्युनिज्म के पक्ष में था और जो दलगत राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में था, जिस समय सत्यजीत रे ने भी कैलकाटा ट्रिलॉजी बनाई जी। तो ये एक लगातार अच्छी फिल्मों का ऐसे दौर रहा है जिससे हमारी राजनीति भी प्रभावित होती है। जैसे राजनीति से कला और साहित्य प्रभावित होता है, प्रेमचंद ने इस पर काफी कुछ लिखा है इन सब चीजों को लेकर, और उनके मिल मजदूर के आधार पर फिर बाद में पीसी बरुआ और आदि लोगों ने, बॉम्बे टॉकीज और दूसरे लोगों ने अच्छी फिल्में भी बनाई थी, 37 वगैरह में कुंदन लाल सहगल को लेकर। तो मैं चूंकि फिल्मों के संदर्भ में बहुत पुराना पड़ जाता हूँ, इसलिए अभी की जो फिल्में जो हैदर आदि बन रही हैं वो मैं देख भी नहीं पाया हूँ या देख नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा इस तरह से बन सकती है, क्योंकि बनती रही है जो राजनीति को भी प्रभावित करे। ऐसी विश्व में बहुत फिल्में बनी हैं जो वहां के सत्ता को और उनके राजनीति को सोचने पर मजबूर किया है, उन पर उन्हें कमेंट किया है और बहुत ही क्रिएटिव कमेंट किया है, या तो वो नकारात्मक हो या फिर रचनात्मक। तो रचनात्मक पहलू राजनेताओं को भी दिखाया और उन्होंने इसकी प्रशंसा की है और तभी सराहना की है, तभी वो प्रशंसित हुए हैं। चाहे वो बर्गमैन की फिल्म हो, चाहे वो तारकोस्की की फिल्म हो, चाहे वो किस्लोस्की की फिल्म। भारत में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत अच्छी बात कही जब सत्यजीत रे ने पौतिर पांचाली बनाई थी तो नरगिस दत्त ने इसका विरोध किया था कि भारत की गरीबियों को बेचा जा रहा है। तो अपने अपने पर्सपेक्टिव होता, शुरू में आपने कहा, लेकिन आर्टिस्ट के पास, फिल्म मेकर के पास पर्सपेक्टिव नहीं होता, परसेप्शन होता है, और वो परसेप्शन बहुत मेहनत से एक जीवन में कोई अर्जित करता है, दृष्टि या अंतर्दृष्टि। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं इस जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मैथिली जी, मैं आपके पास आता हूं। जो बात गौतम जी ने कही कि परसेप्शन होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा सिनेमा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्या जो बायोपिक्स बनती हैं, क्या बायोपिक्स को प्रोपेगेंडा फिल्म के कैटेगरी में रखा जा सकता है? हालांकि जैसे धनंजय कह रहे थे और पारक साहब ने भी कहा कि प्रोपेगेंडा जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बातचीत में ये टर्म इस्तेमाल होने लगा है और धीरे धीरे ये एक खास तरह की फिल्मों को कैटेगराइज किया जाने लगा है कि ये प्रोपेगेंडा सिनेमा है। हालांकि जैसा कि अजय जी ने शुरू में कहा कि हर पर, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म बनी है, जैसे मोदी जी के ऊपर एक बायोपिक बनी, विवेक ओबेरॉय जिसमें केंद्रीय भूमिका में थे, एक फिल्म ठाकरे बनी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ठाकरे की भूमिका निभाई, ऐसी बहुत सारी, या इंदु सरकार नाम की एक फिल्म बनी जो कि बेसिकली इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के उस पर थी, जिसमें कि नील नितिन मुकेश ने भूमिका निभाई थी संजय गांधी की, और अभी आगे एक इमरजेंसी नाम की फिल्म बन रही जिसमें कि कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका में है, सामने आएंगी, या थलेवी नाम की फिल्म बनी जिसमें कंगना रनौत जो है जयललिता से मिलता जुलता किरदार उन्होंने निभाया। तो ये जो फिल्में बनती हैं, क्या ये भी प्रोपेगेंडा सिनेमा के कैटेगरी में आनी चाहिए या आती हैं? या और फिर अब मैं इस सवाल को अगर बढ़ाऊं तो क्या गांधी जो इतनी बड़ी फिल्म बनी, इतनी महान फिल्म बनी, जिसको हम मानते हैं बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, क्या वो भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म की तरह से देखी जाएगी? देखा जाना चाहिए, उसको देखा जा सकता है? आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, मैथिली जी। मैथिली जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक जी। अभी आ रही है जी? अब हाँ आ रही है, बिल्कुल। ये अब बोलिए। अभी आप तलेवी और मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी फिल्म्स, उसका तुलना गांधी से नहीं कर सकते। वो सब्जेक्ट ही ऐसा है और
गांधी जी तो एक संसार को, पूरा विश्व को प्रेरणा जैसे ग्रेट सोल। तो वो तो एटनबरो की लाइफ लॉन्ग एम्बिशन थी कि ही हैड टू मेक दैट फिल्म। तो उसमें उसकी पूरी पैशन, पूरी रिसर्च हो गया। अगर आप ये सब फिल्म्स जो आपने बताया, जो उसमें मैंने कुछ वो हिंदू सरकार वो सब मैंने देखी नहीं बाय चॉइस, मुझे मालूम है उसमें क्या होगा, क्योंकि उसको एक इनकी ये सरकार को एवरीथिंग दैट नेहरू डिड और उसके बाद जो हुआ उसको तो दे वांट टू इरेज इट फ्रॉम हिस्ट्री और डीवैल्यू नेहरू। तो मुझे जाके सो प्रिडिक्टेबल, वो जाके देखने की मुझे जरूरत नहीं। मगर मुझे गौतम जी का एक उसने सब पुराने फिल्म्सों के, बंगाली फिल्म्स की बात की, तो मुझे एक फिल्म है उदयार पाथे, बिमल रॉय की फर्स्ट फिल्म थी, फर्स्ट पॉलिटिकल फिल्म हमारे देश की, पॉलिटिकल ऑब्वियसली, और कैपिटलिज्म एंड द फाइट अगेंस्ट दो भाषाओं में बनी थी। हाँ, वो हिंदी दो का भाषाओं में बनी थी, 45 में 45 में बनी थी, बाद में हिंदी में बनी थी। वो हिंदी का बांग्ला हिंदी दोनों भाषाओं में बनी थी। हाँ, मगर पहले बनी थी जिसमें बांग्ला में बनी थी, उसमें पहले तो बिफोर 1947 बनी थी वो फिल्म। उसमें आपको जनगण मन बिफोर इट बिकेम द नेशनल एंथम भी सुनाई देती है। और इतनी उसको तो क्या, बिमल रॉय वाज नॉट ए मार्क्सिस्ट बट ही वाज ए ह्यूमनिस्ट, जो फॉर द अंडरडॉग के लिए। तो वही जो आपको बाद में दिखेगा, जो 2 बीघा जमीन में कैपिटलिज्म आके रूरल पुअर इनका पेजेंट को क्या होता है, ही विल बिकम एन अर्बन माइग्रेंट, उधर लेबर क्लास में ज्वाइन होगा, उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। तो ऐसा वाला फिल्म्स भी आप बोल सकते हैं कि प्रोपेगेंडा, नो दे आर नॉट प्रोपेगेंडा, दे आर इंट्रोस्पेक्टिव एज वेल, टेक्स अ होल व्यू ऑफ सोसाइटी का सोशल चेंज, क्या हो रहा है, क्या मंथन चल रहा है सोसाइटी में। तो उसको आप प्रोपेगेंडा नाम नहीं दे सकते। आई वोंट कॉल गांधी ए प्रोपेगेंडा फिल्म, मगर उसका भी थोड़ा लोग आलोचना की है कि क्योंकि उसने कहा था कि अंबेडकर का किधर भी उसमें छाया नहीं दिखती है, क्योंकि देयर वाज एन ऑपोजिट व्यू पॉइंट ऑफ अंबेडकर। तो ऐसी तो, मगर आपको, मुझे लगता है कि एज अ क्रिटिक वो फिल्म मेकर की पर्पस क्या है, व्हाट इज हिज एम्बिशन, स्कोप, उसके नजरिए से आपको फिल्म को देखना चाहिए। और कितना उसमें सफल हुए हैं या कितना डिस्टॉर्शन हुआ है। तो मुझे कश्मीर फाइल्स में सब डिस्टॉर्शन ही डिस्टॉर्शन दिखती है, डिस्टॉर्शन ऑफ अ सो कॉल्ड फैक्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसमें। आपको देखे तो इट इज अ ब्रूटली वायलेंट। अभी ये फिल्म क्या, वॉयरिज्म इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स, वॉयरिज्म कैन बी अबाउट वायलेंस, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रीक ऑफ एटविज्म इन द ह्यूमन साइकी। सो उसका तो मे बी एक कैटार्सिस जैसा, और उसको और मूव देम टुवर्ड्स एंगर। तो वायलेंस का जो आपने वॉयरिस्टिक ब्रूटलाइजिंग वे से बताया, तो वो तो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। बाकी फिल्म्स कुड बी मोर सलाइव, बट तलाइवी वाज नाइदर, डीएम का प्रोपेगेंडा नहीं था उसमें, और आई मीन द द्रविडियन फिलॉसफी का वो तो वेरी बैडली मेड फिल्म, आधा उसका फिल्म लाइफ एंड नेक्स्ट इट वाज वेरी बैडली मेड फिल्म, उसमें कुछ असर नहीं मिला ऐसा कि उसका इम्पैक्ट। बहुत धन्यवाद मैथिली जी। जी जी जी, शुक्रिया पारक साहब। मैं आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि हम कार्यक्रम के एकदम अंतिम हिस्से में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पर कि जो बात यहाँ तक आई कि प्रोपेगेंडा सिनेमा, जैसे मैथिली जी ने कहा कि भाई गांधी को आप प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कह सकते। मैंने ये जो प्रश्न पूछा था, ये हमारे एक दर्शक की जिज्ञासा भी थी, और वो ये जानना चाहते थे कि भाई आप प्रोपेगेंडा सिनेमा जब आप कहते हैं तो क्या आप सिर्फ इसी तरह की फिल्मों को प्रोपेगेंडा सिनेमा कहेंगे जैसे कश्मीर फाइल्स है, या जो जैसा हम लोग शुरू में कह रहे थे कि भाई सकारात्मक प्रोपेगेंडा भी होता है। तो अगर गांधी के बारे में कोई फिल्म बनाते हैं आप, या किसी के बारे में भी कोई फिल्म बनाते हैं, तो क्या उस व्यक्ति की विचारधारा का आप प्रचार नहीं कर रहे हैं? और प्रचार सिनेमा ही प्रोपेगेंडा सिनेमा है एक तरीके से, जैसा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो आपने जहां से बात शुरू की थी पहली टिप्पणी में, आपने कहा था कि भाई जोधपुर में कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो माहौल आपको जानने को मिला और कैसी लोगों की प्रतिक्रिया हुई, तो एक वो प्रतिक्रिया है।
दूसरी बात वो कि जो आज हम जिस तरह से सिनेमा का एक धारा देख रहे हैं कि जो सरकार की या जो सत्ताधारी दल है उसकी विचारधारा जो है उसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी न किसी तरीके से फिल्में बनाई जा रही हैं, उसमें एक कहीं ना कहीं वो एक छौंक बघार के तौर पर ही सही लेकिन उसको डाला जा रहा है। तो इससे क्या आपको लगता है कि जो सिनेमा का जो कलात्मक पक्ष है जिसकी कि हम सब बात कर रहे हैं, जो धनंजय ने भी कहा बड़ी खूबसूरती से कि भाई कला का उद्देश्य, और आपने भी कही बात, वो कलात्मक पक्ष जो है कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचता है जब आप प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं तो? हाँ अमिताभ जी, मेरा मानना है कि कलात्मक पक्ष को नुकसान पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है? जब उन्होंने कहा कि हम फिल्म के पॉलिटिक्स पर, भारत पर या फिल्म के अंदर जो कंटेंट है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी एस्थेटिक वैल्यू पर कर रहे हैं। लेकिन वो एस्थेटिक वैल्यू पर बात जो उन्होंने कही वो किसके माध्यम से कही? उस फिल्म के माध्यम से कही जिस फिल्म का एक राजनीतिक मकसद था, और उस राजनीतिक मकसद को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, उस प्रस्तुत करने में उन्हें वह एक बहुत ही कुप्रचार, एक भद्दा प्रचार नजर आया। उनको इस बात से मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आप किसी विचार को प्रोपेगेट करें, उसमें शायद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम ये थी कि वो एक ऐसे ढंग से प्रचार कर रहा था जिसमें कि जो आपके विरोधी हैं उनको आप बहुत ही मॉन्स्टर की तरह पेश कर रहे हैं, उनको इस तरह से पेश कर रहे हैं जिसका उनको अधिकार नहीं है। आप एक पूरी कम्युनिटी को इस तरह से प्रस्तुत करना कि जिससे कि वह मतलब कहना चाहिए कि मनुष्यता से रहित नजर आए, और फिल्म में उसे एक खास तरीके से प्रस्तुत किया गया। जैसे फिल्म जहां खत्म होती है वो फिल्म एक सामूहिक नरसंहार का दृश्य है जिसमें 24 लोगों को लाइन में लगाकर गोलियों से भून दिया जाता है। आप देखेंगे कि ये जो दृश्य है इस पर फिल्म का खत्म होने का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि जो दर्शक है अगर वह आपके इस बात को सत्य मान ले कि जो कुछ वहां पर हुआ वो इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ या एक पंडितों के खिलाफ था, तो ऐसे लोग जिन्होंने सामूहिक हत्याएं की है उसका जवाब तो यही है कि हम वापस वैसा ही करें, और उसका असर बहुत गहरे रूप में पड़ता है। जी। तो जब कला की बात कही जाती है तो कला किस तरह से रखी जा रही है, कला का जो प्रस्तुति है वो किस तरह से है? प्रस्तुति का मतलब है कि जैसे एक छोटी सी एक फिल्म में आपको 1 मिनट में ही उस बात को खत्म करूंगा। एक फिल्म बनाई थी श्याम बेनेगल ने जिसका नाम था मंथन। उस फिल्म के अंदर उन्होंने जो गुजरात के अंदर जो कोऑपरेटिव आंदोलन चला था जिसके कारण अमूल नामक कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसमें दूध बेचने वाले या दूध उत्पादक जो थे उन्होंने अपना 1-1 रुपया 2-2 रुपया डाल के वो खड़ा किया था। वर्गीज उसके शायद को नायक के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन आप पूरी मतलब वो कोऑपरेटिव वर्गीज कुरियन के समर्थन में बनाई गई थी। लेकिन अगर उस फिल्म में देखें तो हमारे समाज के जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शन है उसको इतने प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का सफल होना पर्याप्त नहीं, उन सफल होने में क्या बाधाएं हैं वो उनके सामने रख रहे थे। अगर आपका उद्देश्य अच्छा होता तो आप कश्मीर के बारे में भी आप उन लोगों की कहानियां भी प्रस्तुत करते। यह न भूलें कि वहां पर सिर्फ पंडितों की हत्याएं नहीं हुई या पंडितों को नहीं हटाया गया, उन लोगों को भी मुसलमानों को भी बहुत बड़ी तादाद में हत्याएं हुई, सबसे ज्यादा उन्हीं की हुई। और दूसरी बात यह, धन्यवाद अपनी इस टिप्पणी के लिए। बिल्कुल आखिरी एक वाक्य कह दूं, दूसरी बात यह है कि हत्याएं हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली मनुष्य के बीच में जो विश्वास की डोर होती है उस विश्वास की डोर को बनाए रखना कला का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है।
ये फिल्म उसको तोड़ती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी बात को मैं ले चलता हूं धनंजय के पास। धनंजय, आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में, क्योंकि हम बिल्कुल, हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि एक फिल्म लेखक के तौर पर इस माहौल में आप क्या चुनौतियां देखते हैं? देखिए, चुनौती तो हमेशा रहती है, उसको इस माहौल में चुनौती है या कब चुनौती, मैं उसे नहीं मानता हूँ। लेखक अपनी मर्जी से लिख रहा है, कोई डंडा रख करके तो लिखवा नहीं रहा उससे। तो आप मत लिखिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो। लेकिन मैं कहूँ कि जिससे कि आपने एक जिक्र किया, टॉयलेट एक प्रेम कथा का जिक्र किया आपने। इसके पहले मैं और एक जिक्र करूँ, कुंवारा बाप एक फिल्म आई थी जिसमें पोलियो पर बात हुई थी, है ना? पोलियो। तो जी। टॉयलेट एक प्रेम कथा को आप प्रोपेगेंडा फिल्म कह करके आप उस फिल्म जो कला है उसका अपमान कर देते हैं। समझ गए? प्रोपेगेंडा का मतलब होता है, मैं फिर से दोहरा दूं, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए आप जो फिल्म बनाते हैं वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसके बाद कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिस तरह से वो कहानी कही गई है कि जीवन में टॉयलेट का क्या महत्व है या टॉयलेट होना जरूरी है, और इतने अच्छे तरीके से वो कहानी कही गई है कि आपको लग नहीं रहा है कि मोदी जी का प्रचार है। मोदी जी ने अगर कहा कि हर घर में टॉयलेट हो, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन ये खाली नारेबाजी के तौर पे नहीं आया, वो सुंदर कहानी के तौर पे, सुंदर पटकथा के तौर पे और सुंदर फिल्मांकन से आया। उसमें एक प्रेम कथा ऐड की गई और उस कहानी को बनाया गया। कुंवारा बाप को लीजिए, तो कुंवारा बाप भले पोलियो की बात कर रहा है कि पोलियो की दवा दिलाओ और फलाना करो, टीके दिलाओ, लेकिन वो जीवन कैसे, अगर ये करते तो जीवन बेहतर होता, और उसको इतने अच्छे तरीके से कहा गया कि आपको लगा कि नहीं यार ये बहुत जरूरी है। तो उसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं। जब आप प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं ना, तो फिर वो कश्मीर फाइल्स पे कहना इसलिए जरूरी हो जाता है। अभी हमारे अजय जी नहीं है, चले गए, मैंने कोई विरोधाभासी बात नहीं कही। मैंने यही कहा कि भाई कोई भी फिल्म जो है, जो कला का मतलब ही है कि जो जीवन को बेहतर बनाए। अब जीवन को बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सबको मार दूं और अपने लिए सब लूट लूं, है ना? इसको जीवन को बेहतर, आप अपना जीवन बेहतर नहीं बना सकते सबको मार करके। तो ये विचार है, विचार वही है जो आप उसको गांधीयन थॉट कह करके प्रोपेगेंडा फिल्म बता दीजिए, कैसे भी कहिए, लेकिन फिल्म मूलतः एक कला है, और कला आपकी बात से, जी, आपकी बात से जो ध्वनि निकलती है और जिस पर हम समाप्त करना चाहते हैं अपनी चर्चा को, कि प्रोपेगेंडा जो है एक नकारात्मक शब्द है, ऐसा लगता है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स की वजह से जो अभी ये चर्चा में आ गया, तो ये बहुत नकारात्मक शब्द लगने लगा। लेकिन जैसा आपने स्वयं कहा कि भाई अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी कोई फिल्म बनती है तो इसमें बुरा क्या है अगर किसी एक विचार को के इर्द गिर्द एक कहानी बुनी जाए, या जैसे कुंवारा बाप का आपने जिक्र किया, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कांग्रेस की सरकार के समय में बनी और बाद में भी बनी और आज भी बन रही है। जैसा मंथन का जिक्र किया पारक साहब ने, मंथन वास्तव में एक बहुत अच्छी फिल्म थी, और उसमें किसानों ने किस तरह से उसको फंडिंग किया, ये भी अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब आप एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहते हैं तो कैसे जन भागीदारी से आप एक अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। एक और फिल्म आई थी अंतरनाद, पारक साहब को पता होगा, बिल्कुल फिल्म आई थी अंतरनाद। जी, शुक्रिया। ये बहुत बहुत सार्थक बातचीत हुई है आज हम लोगों की। एक प्रोपेगेंडा सिनेमा के बहाने किस तरह से सिनेमा होना चाहिए, क्या सिनेमा का उद्देश्य है, कैसे कला जो है वो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, कैसे उसको एक सकारात्मक सोच की तरफ प्रेरित कर सकती है। इस बातचीत को आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एक मोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अपने दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस बातचीत को देखा और उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी इस कार्यक्रम के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।